नमस्कार। मैं रजनीश हरियाणवी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि आप टाइटल देख ही चुके हैं, ये जो वीडियो है एक रिप्लाई वीडियो है, क्योंकि एक यूट्यूबर हैं, बड़े फेमस यूट्यूबर हैं मिस्टर ध्रुव राठी जी। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को लेकर एक वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने जनता को ये बताने की कोशिश करी है कि कैसे एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर्स लोगों को ठगते हैं और कैसे ये इंडस्ट्री पूरी काम करती है। उस वीडियो में क्या गलत है और राठी जी ने पूरी रिसर्च के साथ वो वीडियो नहीं बनाया है, वो मैं आपको एक पावर पॉइंट के थ्रू बताऊंगा। क्यों कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, राठी जी बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी किसके लिए है और एस्ट्रोलॉजी क्या है। अगर उनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होता और वो थोड़ी बहुत रिसर्च करते तो एक बहुत ही बैलेंस वीडियो आता, मगर ऐसा ऊपरी तौर पे जनरली एस्ट्रोलॉजी को क्रिटिसाइज़ करना और साथ में ये बोल देना कि एस्ट्रोलॉजर्स लोगों को ठगते हैं, तो ये इरिस्पॉन्सिबल वाली चीज़ हो गई है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जो ज्ञान को दे के गए हैं हमें, और वो क्यों सही है मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये रिप्लाई वीडियो है, इसे पूरा देखिए अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी हमें किन किन क्षेत्रों में और कैसे कैसे मदद कर सकती है, वो सभी मैं बातें बताने की कोशिश करूँगा। उससे पहले मैं एक कहानी आपकी 2 मिनट लूँगा, आपका कीमती समय का, कहानी बताना चाहूँगा। कहानी एक चित्रकार के बारे में है। एक आर्टिस्ट है और एक सिटी में आर्टिस्ट रहता है और ड्राइंग्स बनाता है अपनी, मगर वो अपनी ड्राइंग्स से खुश नहीं है क्योंकि लोग उसको बुरा भला कहते हैं, भाई तेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तूने ये वाले कलर यूज़ नहीं करे, ऐसी है वैसी है, ऐसी बनानी चाहिए वैसी बनानी चाहिए। तो एक दिन बड़ा वो दुखी हो जाता है और वो अपने मेंटोर के पास, अपने गुरु के पास जाता है और अपने गुरु जी से बोलता है कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ और लोग मेरी विद्या का, मेरी कला का मजाक उड़ाते हैं, मुझे ये ज्ञान बांटते हैं, ये ज्ञान देते हैं कि ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, कोई भी मेरी पेंटिंग्स को अच्छी नहीं बताता, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आप ज्ञान दीजिए। तो गुरु ने बोला कि आप एक काम करिए, जो आप एक अच्छी सी ड्राइंग बनाइए, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाइए, बहुत अच्छी आप स्केच बनाइए अपनी मनपसंद का, जिसमें आप अपना पूरा संपूर्ण ज्ञान लगाएं और संपूर्ण अच्छी तरह से बनाएं। और उस जो ड्राइंग बने उसके बाद उसको जाके शहर के बीचों बीच चौराहे पर लटका दें और नीचे ये लिख दें कि इस चित्र के अंदर जो जो गलतियां हैं उसमें गोले कर दें, और नीचे आप पेन पेंसिल वगैरह रख दीजिएगा और सुबह ये लगा दीजिएगा और शाम को जाके देखिएगा क्या होता है। तो गुरु के कहे अनुसार, मेंटोर के कहे अनुसार वो चित्रकार जाता है और उस एक बहुत अच्छी अपने मन से चित्र बनाता है और जाके शहर के चौराहे पे लगा रहता है और नीचे पेन पेंसिल रख आता है और लिखे आता है कि इस चित्र में जो भी गलतियां हों वो गोले कर दीजिए। और गुरु के कहे अनुसार वो सुबह रख आता है और शाम को जाके देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि उस पेंटिंग के अंदर गोले ही गोले, गोले ही गोले, यहाँ गलती है, ये गलती है, वो गलती है, गोले ही गोले, पूरी पेंटिंग गोलों से भर जाती है। वो बड़ा दुखी होता है, वो अपने गुरु के पास उस पेंटिंग को लेके जाता है। गुरु कुछ नहीं बोलते, उस पेंटिंग को रख लेते हैं। ऐसे कैसे? गुरु उसको एक बात बोलते हैं, अब आप वापस से एक चित्र बनाइए, वापस से एक पेंटिंग बनाइए अपने मन से, अच्छे से, लगन से, और उस पेंटिंग को आप वापस उसी चौराहे पर टाकाएँ, रखाएँ और नीचे पेन पेंसिल रख दें। मगर इस बार लिखना यह है कि ये नहीं लिखना कि गोले करने हैं, क्या क्या गलती है उसमें गोला कर दीजिए। इस बार लिखना यह है कि इस पेंटिंग में कुछ भी गलती हो तो आप उसे ठीक कर दीजिए और आपके सारे सामान आप वहाँ रखिए। तो इसी प्रकार वो करता है और शाम को जब वो जाके देखता है तो पेंटिंग बिल्कुल साफ और सुथरी मिलती है, एक भी गोला नहीं, एक भी मार्क नहीं, और ना कुछ उसके अंदर किसी ने सुधार करा, ना कुछ। तो साथियों, हमको इस जो जापानी कथा है, ये जापान की कथा है, इससे अपन को क्या सीख मिलती है कि एक स्टूडियो में बैठकर ज्ञान देना कंफर्टेबली बिना रिसर्च के बहुत बहुत और बहुत आसान होता है। आपकी टीम आपको वो ज्ञान परोस देती है और आप उसको अच्छी तरह से एडिट करके, हरा पर्दा लगा के, मैं भी लगा सकता हूँ यहाँ पे हरा पर्दा लगा के, एनिमेट करके, क्रोमा की वगैरह हम भी जानते हैं सब, क्रोमा की लगाना, एडोबी प्रीमियर को यूज़ करना, मगर ज्ञान बांटने के लिए उनकी आवश्यकता नहीं है, एनिमेशंस की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत आसान होता है किसी को क्रिटिसाइज़ करना और पर्सनली किसी को क्रिटिसाइज़ करना। तो यही विद्या का, ये स्टोरी का सार यही है कि
बिना रिसर्च के आप किसी को भी क्रिटिसाइज़ ना करें। अगर आपको क्रिटिसाइज़ करना है तो आप पहले उस विद्या को पढ़िए, उसके बारे में जानिए, एक अच्छे लोगों से जो उस विद्या का ज्ञान रखते हैं उनके बारे में उनसे राय लीजिए, उसके बारे में आप वीडियो बनाइए। आपको वीडियो बनाने के लिए कोई नहीं रोक रहा, मगर आप एक ऐसे जनरली वीडियो बनाएंगे तो फिर तो लोग बोलेंगे ना, क्योंकि हमको तो हम जिस सुबह शाम जिस चीज़ में मेहनत कर रहे हैं और जो लोग सीख रहे हैं उनका तो मोटिवेशन डाउन होता ही है। तो यही एक वीडियो था, और इस वीडियो को देखने के बाद, राठी जी का वीडियो देखने के बाद मेरे तो मन में एक ही चीज़ आती है, क्या कर रहे हैं यार तू? चलिए मजाक मजाक की है बात क्या? तो साइड में करते हैं। अब मैंने जो आपको पीपीटी बनाई है, जो ध्रुव राठी जी के मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं वीडियो के, जो उन्हें तर्क दिए हैं, मैं भी उतना तर्क देता हूँ उनके ऊपर, और हम पीपीटी, मैं आपको पीपीटी की तरफ लेके चलता हूँ। आप जानने की कोशिश करिए, वीडियो को प्लीज़ और प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि आप पूरा देखेंगे तो ही समझेंगे, नहीं देखेंगे तो ठीक है, आप अंधकार में रहिए। इसको ज्ञान की आवश्यकता है किसी को भी नहीं है। जिसके पास समय है वो देख लीजिए, जिसके पास समय नहीं है वो स्पीड वीडियो की तेज़ करके, ज़्यादा करके देख लीजिए, 1x 1.5x 2x पे देख लीजिए, और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। आप अंधकार में जी रहे हैं या मैं किसी अंधकार में जी रहा हूँ ज्ञान के, तो चल रही है ज़िंदगी, सबकी चल रही है, मगर जानना तो ज़रूरी है ना। जो लोग इच्छुक रखते हैं वो तो जानना चाहेंगे ना। तो मैं आपको पीपीटी की तरफ लेके चलता हूँ, आप पीपीटी पे देखिए और मेरे साथ बने रहिए। चलिए आप पीपीटी पे चलते हैं। हम पीपीटी पे आ चुके हैं, और ये तो टॉपिक है जो हमारा टॉपिक चल ही रहा है। राठी जी की वीडियो से मैंने पॉइंट्स उठाए हैं, तो उनको देख लेते हैं। राठी जी बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो फ्रॉड है, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर्स फ्रॉड है, और ये एक बिल्कुल फ्रॉड इंडस्ट्री है। तो देखिए, अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ तो इस वीडियो को 5 मिनट का, अब मैं इसको वीडियो को 2 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये बहुत पहले 2004 में सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है सर। और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि एस्ट्रोलॉजी साइंस है, और इसको सिलेबस, यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में कंसीडर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सारा डिस्कशन हो चुका है। ये 10-10 मिनट के हम जो डिबेट कर रहे हैं बच्चों के जैसे, इससे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में मेरे हिसाब से इस चीज़ को डिबेट हुई होगी, बड़े विद्वान लोग बैठे होंगे। तो ये वीडियो का शुरू होते ही अंत हो गया ऐसे तो, मगर फिर भी हमारे पास, सबके पास बहुत टाइम है, और जिसके पास नहीं है तो किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि आप वीडियो देखें ना देखें, मगर अगर आपको जानना है तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई ये साइंस है, तो ये बात खत्म हो गई ना सर। आप ऐसे बोल रहे हो कि एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिकली बेसिस नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करा होगा और बड़े बड़े विद्वान लोगों ने तर्क वितर्क दिए होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब चीज़ बोली थी तो उससे बड़ा तो ना मैं, ना आप, ना प्रधानमंत्री, ना कोई, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा हो गया ना सर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो बात खत्म हो गई, मगर फिर भी चलिए मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर दोनों अलग अलग हैं। एस्ट्रोलॉजी एक विद्या है, सब्जेक्ट है, जैसे कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, मेडिकल साइंस है, या कुछ भी ले लीजिए, कोई से भी आप लीगल ले लीजिए। मिनिस्टर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन पे फॉलोवर्स जो प्रैक्टिस करते हैं उनको क्या बोलते हैं? मिनिस्टर लोग, नेता लोग। तो क्या वो लोग करप्ट नहीं है? एडवोकेट्स करप्ट नहीं है? आपके डॉक्टर्स करप्ट नहीं है? अब आप छोटी छोटी वीडियोस एस्ट्रोलॉजर्स की लाके अपनी वीडियो में लगाएंगे तो मैं भी लगा सकता हूँ सर, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर पर्सनलाइज करना मेरी आदत में नहीं है। पर्सनलाइज अगर करने बैठे तो ये तो बहुत गंदी डिबेट हो जाएगी। स्पोर्ट्स में क्या ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं होता? स्पोर्ट्समैन नहीं करते हैं, तो किस चीज़ में, कौन सी इंडस्ट्री में फ्रॉड नहीं है सर? कौन सी इंडस्ट्री में फ्रॉड नहीं है, आप मुझे बताइए। सारी इंडस्ट्रियाँ, कोई भी इंडस्ट्री आप मुझे बता दीजिए जिसके अंदर फ्रॉड नहीं है। तो आप एस्ट्रोलॉजी को क्यों फ्रॉड बोल रहे हो भाई? आदमी का शोषण तो कोई सी भी इंडस्ट्री कर सकती है ना। तो ये तो बहुत जनरल स्टेटमेंट हो गई कि एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड, एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है। एस्ट्रोलॉजी तो एक साइंस है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स हैं। आप एस्ट्रोलॉजी को फ्रॉड बता रहे हो। आप अगर किसी एस्ट्रोलॉजर से ऑफेंड हो, और अगर आपके साथ किसी एस्ट्रोलॉजर ने बुरा करा है, तो आपके पास तो 1 करोड़ के से आसपास सब्सक्राइबर है, आप उसको बोलिए। एस्ट्रोलॉजर को ऑफेंड, अगर आप उसे, आप साइंस को क्यों बुरा बता रहे हो? मेडिकल साइंस बुरी है अगर कोई डॉक्टर की वजह से किसी पेशेंट की इग्नोरेंस की वजह से मौत हो जाती है, या कोई स्पोर्ट्समैन ड्रग्स लेके या कुछ ऐसे करके जीत जाता है, तो क्या वो इंडस्ट्री खराब हो गई? वो स्पोर्ट्स खराब हो गया? बंद कर दे सब कुछ। कोई पुलिस ऑफिसर करप्ट है और करप्शन करता है तो वो सिस्टम हटा देते हैं? ऐसा थोड़ी ना होता है सर, जरूरी है ना सोसाइटी के लिए, ये चीज़ें तो होती हैं। तो कोई सी भी इंडस्ट्री फ्रॉड फ्री नहीं है, सब अपनी दुकानें लेके बैठे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी लेके बैठे हैं, और दुकान लेके बैठना जरूरी है। नहीं तो आप कहाँ से कैसे बात करोगे? किसी को कैसे ज्ञान दोगे, या किसी को अपना जो आपको माल बेचना है या कोई आइटम बेचना है तो आप कैसे बेचोगे? आप भी तो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हो ना सर। वाई टू कंबाइन एस्ट्रोलॉजी विद सुपरस्टिशन? आप सुपरस्टिशन को एस्ट्रोलॉजी से क्यों कंबाइन कर रहे हो? ये टोटके वो टोटके, मैं मानता हूँ एस्ट्रोलॉजी के अंदर जिन्होंने जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सुपरस्टिशंस पे बिलीव करते हैं और सुपरस्टिशंस को बताते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, मगर मैं आपको आगे बताऊंगा वो कैसे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, उनमें कितना ज्ञान होता है और कैसे। एस्ट्रोलॉजी सुपरस्टिशंस है ही नहीं। तो आप
सब आप एक जो भी गलत हो रहा है, जो भी सुपरस्टिशन हो रहा है, उसको आप पूरा पेंट करके सुपरस्टिशन के अंदर और एक उसको ब्लैंकेट उड़ा दो, भाई ये पूरा एस्ट्रोलॉजी के अंदर हो रहा है। ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है। जो आपने ध्रुव राठी जी, आपने जो ये वीडियो दिया है आपका, उसमें आपने बाबा रामदेव जी का एक क्लिप है, उसके बाद आपने एक छोटी सी क्लिप लगा दी उनकी, जिसमें बाबा रामदेव जी बोल रहे हैं कि क्या ये एस्ट्रोलॉजर्स को जन्मपति दिखाते हो, ये बीज दिखाते हो, फलाना दिखाते हो, ढिमका दिखाते हो। अरे सर, एस्ट्रोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ भारतीय स्क्रिप्चर्स और वेदांत का पार्ट है। हमारे जो 4 वेदास हैं उसके अंदर ज्योतिष आता है, और आयुर्वेद भी इसमें ही आता है, जिसके बाबा रामदेव प्रैक्टिशनर हैं। तो ये कैसे, ये क्या तर्क हुआ बाबा रामदेव का? मतलब जो बहुत ऊंचा पहुंच गया अपनी लाइफ के अंदर, जो फेमस हो गया, उसकी छोटी सी क्लिप लगा दो और लोगों का, क्योंकि तर्क करने की तो शक्ति बहुत कम लोगों में है ना सर, इंटेलिजेंट तो बहुत कम लोग हैं ना, भेड़ चाल ज्यादा है, उनको बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो जब वेदांत के अंदर ज्योतिष पार्ट दे रखा है और आयुर्वेद भी उपवेद का पार्ट है, और दोनों जो ये दोनों विद्याएं हैं वो वेदा का पार्ट, वेदास का पार्ट है, तो या तो रामदेव जी से आप बुलवा दीजिए कि भाई ये जो वेदास है वो बिल्कुल बेकार है, इनको फॉलो मत करिए। मगर वो तो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो अपना बड़ा बड़ा चैनल चला रहे हैं। भाई आयुर्वेद और योग जो दर्शन शास्त्र है भारतीय स्क्रिप्चर्स के, उसी की तो प्रैक्टिशनर है वो। तो आप उनका वीडियो क्या दिखा रहे हो लोगों को? तो हमारे जो एस्ट्रोलॉजी है वो ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारे जो 4 वेद हैं हिंदू धर्म के, उसी का ही पार्ट है ज्योतिष। तो आप ये ऐसे मत करिए सर। अब आप बोलते हो कि जो एबीपी न्यूज पे एक प्रसारण आया था कि 11 ज्योतिषी बताएंगे, हम वर्ल्ड कप लाएंगे, और आप बेजान दारू वाला के आप क्लिप्स लगाते हो छोटे छोटे नेट से उठाकर, और आप बोलते हो कि क्रिकेट मैच पे इन्होंने 11 ज्योतिषी ने बोला था कि इंडिया जीतेगी, मगर इंडिया बुरी तरह हारी। एबीपी न्यूज सर मीडिया है, मीडिया का क्या कर लो आप। ये 11 एस्ट्रोलॉजर्स मीडिया जो बोलेगी वही करेंगे। ये बेजान दारू वाला इज ए मीडिया क्रिएटेड पर्सनैलिटी। इन्हों को तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने उठाया हुआ है बेजान दारू वाला को। और ये तो 12 राशियों पे प्रेडिक्शन करते हैं। 12 राशियों का मतलब है सिर्फ पूरे ब्रह्मांड के लोगों को 12 राशियों में बांट दो, और जो 12 राशियों के हिसाब से जो प्रेडिक्शन निकले उन पर सब पे लागू हो रहा है, जिसमें बूढ़े भी आ गए, बच्चे भी आ गए, जवान भी आ गए, सोल्जर्स भी आ गए, बिजनेसमैन भी आ गए, हाउस वाइफ भी आ गई, जो काम कर रहे हैं वो भी आ गए। ऐसा थोड़ी ना होता है सर। आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते, जानते एस्ट्रोलॉजी कैसी है, क्या है, कैसे काम करती है, क्या चार्ट है, चार्ट के 12 खाने किसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैं जानता कि हाँ आप सही बात कर रहे हो, मगर आप एक मीडिया के बेसिस के ऊपर लोगों को बोलेंगे कि एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है, तो गलत बात है। अब आप बोलोगे कि एस्ट्रोलॉजर्स ने ऐसे बोला था कि कोरोना चले जाएगा। सर, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट मेंट फॉर द क्रिकेट मैचेस और प्रिडिक्शन लाइक कोरोना की कब जाएगा या नहीं जाएगा। ऐसे एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर क्रिकेट और फुटबॉल मैच। कंपटीशन जहाँ है वहाँ एस्ट्रोलॉजी का कोई ज्ञान काम नहीं आता। वो एक ब्रांच होती है मंडेन एस्ट्रोलॉजी, वो लोग मंडेन एस्ट्रोलॉजी में है, वो थोड़ा सा पार्ट है, मगर वो इतना बड़ा क्रिकेट और फुटबॉल का मैच प्रिडिक्शन नहीं होते हैं हिंदू एस्ट्रोलॉजी के अंदर, क्योंकि वो एक कंपटीशन है। कंपटीशन में आप कैसे किसी की प्रिडिक्शन करोगे? क्योंकि कंपटीशन में तो 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं, और आप सबकी जन्मपत्रियां लाओ, जन्मपत्रियां सबकी हॉरोस्कोप पढ़ो आप, और सबकी हॉरोस्कोप पढ़ के कौन किसका कितनी अच्छी है, कौन किसकी कितनी बुरी है, और फिर दूसरी टीम की भी पढ़ो, तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपकी किसी की भी राजयोग ज़्यादा निकल गया, किसी का ज़्यादा अच्छा निकल गया, तो वो तो मैच ले जाएगा। तो पॉसिबल ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी कोई भी कोरोना के लिए नहीं होती, एस्ट्रोलॉजी जीव के लिए होती है। हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर बृहस्पति को जीव कारक माना है। अब मैं टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि टेक्निकलिटी में जाऊँगा तो वो लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो ये वीडियो मैं उन सब के लिए बना रहा हूँ जो एस्ट्रोलॉजी के टेक्निकल्स नहीं है, जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, बस ये जानते हैं कि एक साइंस है जिसको लोग कोई फेक बोलता है और कोई लोग मानते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी सर जीव के लिए होती है, जो मेहनत कर सकता है, जिसमें कॉन्शियस है कि मेरा एग्जिस्टेंस है और जिसके अंदर लाइफ है। अब पेड़ पौधों के बारे में एस्ट्रोलॉजी नहीं है, कुत्ते बिल्लियों के बारे में एस्ट्रोलॉजी नहीं है। इंडिया की एस्ट्रोलॉजी लगा रहे हैं। इंडिया तो बहुत पहले से था। जमीन इंडिया है क्या? इंडिया को तो आपने पार्ट दे दिया, एक जमीन के टुकड़े को पार्ट दे दिया, जैसे पाकिस्तान है वैसे। भाई है तो जमीन ही ना, आपने उस बाउंड्री को नाम दे दिया कि भाई ये जो बाउंड्री इंडिया के अंदर आती है, हमने नाम दे दिया। तो नाम तो कुछ और भी हो सकता था। 1947 में पैदा हुआ तो अंग्रेज छोड़ के गए थे उस टाइम बस। अगर ये इंसिडेंट नहीं होता तो क्या इंडिया पैदा नहीं होता? इंडिया तो जब से अर्थ बनी थी जब से था। तो लॉजिक वाली बात ही नहीं है। और दारू वाला के बारे में बताया कि दारू वाला तो मीडिया क्रिएटेड पर्सनैलिटी है, तो मीडिया जो बोलेगी उनको तो बोलना पड़ेगा आके। अब आप जो आपके वीडियो में आप एस्ट्रोलॉजर्स को ये टीका लगाते हुए, माला पहनते हुए, या प्रिडिक्शन वाले बाबा, सर किसने बोला? सर मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, एंड मैंने मेरे शहर की टॉप 10 स्कूलों से पढ़ाई करी है, और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से पढ़ाई करी है, ICAI और ICSI से पढ़ाई करी है। और कॉमर्स में उससे ज़्यादा पढ़ाई, CA CS से ज़्यादा पढ़ाई कॉमर्स की फील्ड में होती नहीं है। तो मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजर टाइप लगता हूँ क्या सर? एस्ट्रोलॉजर टाइप लगता हूँ मैं, किसी को भी लगता हूँ एस्ट्रोलॉजर टाइप। तो ये प्रिडिक्शन वाले बाबा है जिसके बड़ी दाढ़ी हो, जिसमें मालाएं डाल रखी हो, ये डाल रखी हो, टीका लगा रखा हो, तो वही एस्ट्रोलॉजर होता है, वही होता है सब।
ये तो माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही होते हैं क्या एस्ट्रोलॉजर्स? बड़ी बड़ी दाढ़ी रख रहे हैं, कुर्ता पजामा पहन रहे हैं, वही एस्ट्रोलॉजर्स हैं? ऐसा नहीं होता है। अब आपने लोगों को, उन्होंने क्या करा, ध्रुव जी ने बड़े बड़े लोगों के नाम चिपका दिए फिरंगियों के। भाई फ्रांसिस्को ने भी ये बोला, इन्होंने ये बोला, डेविड ने ये बोला, जोनास ने ये बोला। तो सर ये तो मैं भी लगा देता हूँ दूसरी साइड के अंदर। ये लीजिए, एल्बर्ट आइंस्टीन, आप बात करते हैं कि साइंस के बारे में बात करते हैं, आपकी एस्ट्रोलॉजी के बिल्कुल साइंस साइंटिफिकली नहीं है, तो आप पढ़ लीजिए स्क्रीन के ऊपर एल्बर्ट आइंस्टीन क्या बोल रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। क्वांटम फिजिक्स के लेक्चरर क्या बोल रहे हैं। उपनिषद जो एस्ट्रोलॉजी जिसका पार्ट है उपनिषद का, उनके बारे में क्या बोल रहे हैं नील्स। तो किसी भी बड़े लोगों का या फिरंगियों का नाम लगाने से उस चीज में ऑथेंटिसिटी नहीं आती है, हमको ये समझना पड़ेगा। एल्बर्ट आइंस्टीन से साइंस के कुछ तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया होगा, जब भी तो नाम उनको लोग जानते हैं साइंस के बारे में। तो वो तो खुद बोल रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि वो तो इंडेप्टेड हैं एस्ट्रोलॉजी के, उनको तो एस्ट्रोलॉजी ने बहुत कुछ सिखाया है। अब आप बात करते हो कि साइंस के बारे में बात करते हो, तो हमारी गीता ने तो बहुत पहले बता दिया था कन्वर्शन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूल के बारे में। भाई इन्होंने ये क्या बताया, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने तो बहुत पहले बता दिया था कि आत्मा ना मरती है ना जिंदा होती है, बस एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो बहुत पहले बताया था सोल कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एनर्जी की तो बात हो रही है, हमारा दिल बिना किसी बैटरी के, सिर्फ खाने पे, बिना किसी, जब से हम पैदा भी नहीं है, जब से हम माँ के पेट में हैं, जब से हमारा दिल बना है, जब से धड़क रहा है, और बिना किसी लिथियम बैटरी के उसके चल रहे हैं। तो मोबाइलों को तो इनको तो चार्ज करना पड़ता है। तो वो कोई कुछ तो एनर्जी है कि जब से बना है, जब से चल रहा है, और हम जब डेथ हमको आएगी जब भी बंद होगा, तो कुछ तो एनर्जी काम कर रही है हमारे अंदर बिना लिथियम बैटरीज के इनके। उस एनर्जी के बारे में तो आपको जानना पड़ेगा ना। वो तो भगवत गीता बहुत पहले बात कर चुकी है उस चीज के बारे में। तो अब आप बात करते हो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स तो वही उपनिषद बहुत पहले बात कर चुके हैं उनके बारे में कि जो क्रिएशन है ब्रह्मा है, प्रिजर्वेशन विष्णु है, और डिस्ट्रक्शन शिवा है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जो न्यूट्रल है, वो जो विष्णु है जो न्यूट्रल रहते हैं। क्योंकि अगर आप बोलोगे, अब आप बोलोगे नहीं नहीं नेगेटिव होना, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो गाड़ी को चलने के लिए क्या सिर्फ स्पीड ही जरूरी है, ब्रेक भी जरूरी है? ये तो ब्रेक नहीं होंगे तो बस आपको पता है सब लोगों को क्या होगा, या फ्रिक्शन नहीं होगा तो बस एक बार चलेगी तो चलती ही जाएगी गाड़ी। थोड़ा रिसर्च करते उसके बाद वीडियो बनाते तो मजा आता है सर, बैलेंस वीडियो आता है। मगर ये जस्टिफाइड नहीं था आपका वीडियो, बिल्कुल भी वीडियो। अब ये ध्रुव जी बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी हैज नो साइंटिफिक बेसिस। कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है एस्ट्रोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी हैज नो साइंटिफिक बेसिस। अब इन्होंने कोई नोबेल प्राइज है वेंकटेश रमन, तो इन्होंने बोला देयर इज नो साइंटिफिक बेसिस ऑन हाउ मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स कैन और स्टार्स कैन इन्फ्लुएंस पीपल्स रोल, कि भाई ग्रह जैसे मर्जी हैं अपने चाल चल रहे हैं, उनका इंसानी शरीर के ऊपर और धरती के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होता। चलिए आप ये मत मानिए, मगर आप ये तो मानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके वजह से मून हाई टाइड और लो टाइड आते हैं मून की वजह से, ये तो साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। तो हमारी बॉडी किस चीज से बनी है? 71% वाटर से बनी है। तो इतने बड़े सी को अगर वो मून का ग्रेविटेशन फोर्स हाई टाइड और लो टाइड ला सकता है, तो हमारी बॉडी में जो वाटर है, पानी है, उसको इफेक्ट नहीं डाल सकता। अब आपने एक एग्जांपल दिया कि सुरेश बॉर्न इन जुलाई, रमेश बॉर्न इन जनवरी। दुराटी जी ने एग्जांपल दिया अपनी वीडियो में कि सुरेश भाई साहब बॉर्न हुए जुलाई के अंदर और रमेश भाई साहब बॉर्न हुए जनवरी के अंदर। तो क्या सन इनके ऊपर अलग अलग तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स डालेगा? बिल्कुल डालेगा सर, अगली स्लाइड में बता देता हूं मैं। ये लीजिए भाई, अर्थ जो अपने ऑर्बिट में रोटेट करती है वो बिल्कुल गोल नहीं है, वो ओवल की शेप में है। अगर अर्थ मान लीजिए ये अर्थ है ई, अगर ये बी पे है और सन एस है, तो ये तो डिस्टेंस ज्यादा हुआ ना एस और बी के बीच। एस और बी जब यहाँ पे मान लीजिए अर्थ है और एस पे सन है और ई यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे है, तो ये तो डिस्टेंस ज्यादा हुआ। और अर्थ इसी तरह घूमते घूमते एक पॉइंट पे आ जाएगी तो ये डिस्टेंस कम हो गया। तो यहाँ पे ज्यादा, अगर आप लोगों ने मैग्नेट हो तो अगर जो मैग्नेट पास पुल करती है अपनी फोर्स, अगर पास में लेके जाओ तो ज्यादा पुल करेगी, और दूर अगर मैग्नेट होगी तो वो कम फोर्स अप्लाई होगा उसके ऊपर। तो बिल्कुल जो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट मंथ में पैदा होते हैं उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स सूर्य का या सन का अलग अलग होता है। ये तो बेसिक है, ये तो 8th क्लास की इसमें पढ़ाया जाता है। ये तर्क, ऐसे तर्क तो मैं भी दे सकता हूँ सर, हर चीज में दे सकता हूँ। वही बात अब साइंटिफिकली नहीं है, साइंटिफिक बेसिस तो फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन तो साइंस के बहुत बड़े विद्वान थे,
तो वो क्या बोल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस इन इटसेल्फ एंड कंटेन्स एन इमरेटिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, इट टॉट मी मैनी थिंग्स एंड आई एम ग्रेटली इंडेप्टेड टू इट। साइंस क्या है, हमको ये देखना पड़ेगा। साइंस तो एक एडवांसमेंट होने वाली चीज है ना। अब हमको वी शुड बी ओपन फॉर इट ना। आज कुछ चीज है और आज के 10 साल बाद जो उसको नकार देंगे और कुछ नई चीज आ जाएगी, तो क्या पहली वाली चीज खराब थोड़ी ना हो जाती है। ठीक है, वो ऑब्सोल्यूट हो जाएगी, नई चीज आ जाएगी, तो एक एडवांसमेंट होता रहा ना। जैसे कि ये पीरियोडिक टेबल ले लीजिए आप साइंस की, तो ये पीरियोडिक टेबल्स आज के 50 साल 60 साल पहले तो बहुत आदी थी। ये तो नए नए एलिमेंट्स हमको मिलते गए, और नए नए एलिमेंट्स अगर मिलते गए तो ये जुड़ते गए इस टेबल में। हो सकता है ये बहुत बड़ी टेबल हो जाए आगे जाके, क्योंकि मान लीजिए ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हमको अभी तक धरती पे नहीं मिले हों जो इस टेबल में समा सके। पॉसिबिलिटी इज देयर ना, पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। वही टॉक्स अबाउट ग्रेविटी एंड एस्ट्रोलॉजी, तो वो मैंने बताई दिया आपको कि रमेश और सुरेश की कहानी जो उन्होंने बात करी बेहुदा। उन्होंने एग्जांपल लिया कि भाई दो ट्विंस पैदा हुए, एक ही मदर के ट्विंस एक साथ पैदा हुए, तो उनकी लाइफ अलग अलग कैसे रही। तो सबसे बड़ी बात सर बहुत सिंपल है, ट्विंस का एग्जांपल तो बहुत ही सिंपल है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। अरे एक साथ आप पैदा हो रहे हो, एक ही माँ से पैदा हो रहे हो, एक ही टाइम पे पैदा हो रहे हो, आप एक ही वुम्ब के अंदर दोनों एक साथ पड़े, एक साथ आप डेवलप करे फिटस से पूरा ह्यूमन चाइल्ड। तो उससे बड़ी इवेंट क्या हो सकती है? बर्थ से बड़ी इवेंट क्या हो सकती है, मेरे को आप बताइए। लाइफ से बड़ी इवेंट क्या हो सकती है? सबसे बड़ी इवेंट तो वही होगी। अब आप बोलते हो उनकी जॉब अलग अलग लगी, उन्होंने पढ़ाई अलग अलग करी, सब कुछ। सर वी ऑल आर डिफरेंट, हम सबके कर्म डिफरेंट हैं। ईच सोल इज ओन कर्मा। भाई उनके जो बच्चों के जो सोल हैं वो अलग अलग कर्म करके आए हुए हैं, जो उनके हिसाब से उनको भोगना पड़ेगा। किसी के पास ज्यादा फ्री विल है, किसी के पास कम फ्री विल है। तो जिसके पास ज्यादा फ्री विल है वो ज्यादा अपनी लाइफ में कर सकता है, उसके पास डिसीजन ज्यादा होते हैं। नहीं तो जिसके पास फ्री विल नहीं है वो तो जैसे उसको प्लैनेट चला रहे हो तो ऐसे चलेगा। और एस्ट्रोलॉजी में ऐसी बात नहीं है, ट्विंस के बारे में नहीं है। आप एस्ट्रोलॉजी की टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता मैं, आप वर्गा चार्ट्स में जाइए तो उनके बारे में जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो खुलते रहते हैं और उसके बारे में स्पेसिफिक कंडीशन पता लग जाती है कि ट्विंस की जो लाइफ स्टाइल है उनमें डिफरेंस क्यों है। और वैसे भी मैं आप लोगों को बता दूं कि बच्चों की जन्म पत्रियां 13 साल से पहले नहीं देखनी चाहिए अगर कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, क्योंकि उनका कोई भी कर्म चालू नहीं होता। वो अपने माँ बाप के पैसों पे ही पलते हैं उस टाइम, और उन बच्चों का कोई भी कर्म खुद का चालू नहीं होता ना। इतना मानसिक उनमें शक्ति होती है कि वो अपना खुद का कर्म चालू कर लें 13 साल से पहले। तो वो तो लाइफ जैसे चला रही है वैसे चल रही है। आप अपना एग्जांपल ले लीजिए कि 13 साल के जब आप थे, 13 साल से पहले तो आप कैसे थे। तो जब तक बच्चे को हेल्थ इश्यूज ना हो तो उनकी जन्म पत्रियां नहीं दिखानी चाहिए। यूजलेस है वो दिखाना, क्योंकि उनका खुद का कर्म कोई चालू नहीं होता 13 साल से पहले मोस्टली। अब एक और उन्होंने बोला कि फर्जी, अब वही वाली फर्जी बाबा एस्ट्रोलॉजर्स को बाबा क्यों बना दिया सर? बाबा कौन होता है? बाबा जो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाता है, एस्ट्रोलॉजर्स बाबा होते हैं। डेस्टिनी है तो कोई फर्जी बाबा कैसे चेंज कर सकता है? कोई भी नहीं चेंज कर सकता सर, कोई भी चेंज नहीं कर सकता। बाबा क्या, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बोलता है कि मैं चेंज कर दूंगा तो वो बहुत गलत है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर चेंजिंग एनीथिंग। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपको इंडिकेट करती है कि इस टाइम से इस टाइम आपका टाइम अच्छा है, इस टाइम से इस टाइम आपका टाइम अच्छा नहीं है। बीमारी आई तो क्यों आई, बीमारी आई है तो जाएगी कब? आप मेरे को एक बार बताइए, आप सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं, हम लोग पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए मेहनत करते हैं, मगर आप में से कोई भी बीमारी के लिए मेहनत करता है? मगर बीमारी आ जाती है ना, कि नहीं आती है? बीमारी आ जाती है। अगर बीमारी, मान लीजिए कोई बीमारी के लिए मेहनत करे तो कितनी बेवकूफ़ वाली बात होगी। बीमारी आ जाती है जब भी तो हॉस्पिटल्स भरे पड़े। तो बीमारी क्यों आ जाती है वो एस्ट्रोलॉजी बताती है। एग्जाम्पल निर्मल बाबा का इसने एग्जाम्पल लिया कि भाई समोसा खाने चटनी खाओ और जो ये मून है आपके ऊपर कम इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। तो निर्मल बाबा ने कब बोला कि वो एस्ट्रोलॉजर है? आप सर्च करिए ना विकिपीडिया पे निर्मल बाबा के बारे में, तो क्या क्या लिख रखा है विकिपीडिया के ऊपर। निर्मल बाबा ने कब बोला कि एस्ट्रोलॉजर है वो? उन्होंने आयुष्मान खुराना के ऊपर बात करी, तो आयुष्मान खुराना के तो फादर खुद ही एस्ट्रोलॉजर है। रिसर्च करिए सर, रिसर्च बहुत जरूरी है हर चीज के अंदर। आप जनरली एक स्टेटमेंट निकाल देंगे तो वो तो दूसरा भी निकाल सकता है जनरल स्टेटमेंट। उन्होंने बात करी कि मैच मेकिंग, जो मैरिज से पहले मैच मेकिंग कराते हैं एस्ट्रोलॉजर्स से, तो उनके क्या जो मैच मेकिंग कराते हैं उसके बाद के डाइवोर्स नहीं होते। भाई आपके डाइवोर्स के योग बन रहे हैं तो आपके डाइवोर्स क्यों नहीं होंगे? आप कराओ या मत कराओ, कोई रिचुअल थोड़ी ना कराना। लोग अपनी संतुष्टि के लिए करवाते हैं। लाइफ की प्लानिंग कौन नहीं करना चाहता? सब करना चाहते हैं लाइफ की प्लानिंग। एक अच्छा पति, एक अच्छी पत्नी सब चाहते हैं, एक अच्छी लड़की से शादी हो। तो कोई रिचुअल थोड़ी ना है, जिसके डाइवोर्स के योग्य होंगे उसके डाइवोर्स होंगे। उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि भाई 20 जनवरी से लेकर 18 जनवरी के में एक ही एक्वेरियस साइन, जब 20 जनवरी से लेकर 18 जनवरी से कोई पैदा हुआ है तो एक ही साइन होता है उनका राशि के हिसाब से। फिर 19 जनवरी से लेकर 20 मार्च में एक दूसरा साइन आ जाता है। ऐसे तो हिंदू एस्ट्रोलॉजी काम ही नहीं करती है, ये तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है।
आप बात कर रहे हैं बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के, जो आपने एस्ट्रोलॉजर्स फिरंगियों के नाम लिए, तो वो वैसे तो एस्ट्रोलॉजी काम ही नहीं करती, हिंदू एस्ट्रोलॉजी। और वैसे भी 12 राशियों में पूरे ब्रह्मांड के लोगों को बांटना कहां तक तर्क सही है? 12 राशियों में अगर पूरे ब्रह्मांड के लोगों को बांट दोगे तो उसमें तो सारे प्रोफेशन आ गए। अब 12 राशियों में सारे प्रोफेशन आ गए तो मतलब एक सोल्जर का जीवन और एक बिजनेसमैन का जीवन एक जैसा ही कटेगा। उस टाइम, उस जनवरी में उसको वैसे ही होगा, उन दोनों के साथ ऐसा नहीं होता है। उन्होंने बात करी भाई एस्ट्रोलॉजर्स अगर इतना ही जानते हैं, इतना ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर्स क्यों स्टॉक मार्केट पे नहीं जाके और पैसा कमा लेते? तो ये बड़ी बेहुदा बात करी उन्होंने। देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज फॉर जीवा। और मैं एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के नाम भी दे सकता हूँ जो एस्ट्रोलॉजी करके और अपने कैलकुलेशन सही करके पैसा कमाया है उन्होंने, मगर मैं इस वीडियो को पर्सनलाइज नहीं करना चाहता आपकी जैसे। उन्होंने बताया कि एस्ट्रोलॉजर्स भीख मांगते हैं, पुअर एस्ट्रोलॉजर्स। तो सर ये क्या कर रहे हो आप? ये एडवर्टीजमेंट किस बात की? 1 रुपए से भी कम आप कोड यूज करिए, किताबें सुनिए मेरी। क्यों सुने भाई? आप ही अपनी दुकान चला रहे हो ना, सब लोग तो अपनी दुकान चला रहे हैं। उन्होंने बोला एस्ट्रोलॉजी इज फॉर वीक माइंड। तो भाई वीक सिचुएशन होगी आपकी लाइफ के अंदर, आपकी शादी नहीं हो रही होगी, या शादी होने के 10 साल बाद बच्चा नहीं हो रहा होगा, डाइवोर्स हो रहा होगा, लड़ाई झगड़े रहते होंगे, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं हो रही होगी, हेल्थ इश्यूज होंगी, बिजनेस सही नहीं चल रहा होगा, तो वीक सिचुएशन में ही तो जाएगा आदमी पुलिस के पास या लॉयर के पास, डॉक्टर के पास। कौन सी सिचुएशन में जाएगा? मैं बिल्कुल फिट हूँ, रोज जिम जाता हूँ, 5 किलोमीटर रोज दौड़ता हूँ, मेरे को डॉक्टर की जरूरत है? कौन जाता है डॉक्टर के पास? उन्होंने बोला एस्ट्रोलॉजर्स कोल्ड रीडिंग करते हैं, ये बताते हैं। बिल्कुल करते हैं सर एस्ट्रोलॉजर्स कोल्ड रीडिंग। जिनको ज्ञान नहीं होता वो एस्ट्रोलॉजर्स बिल्कुल कोल्ड रीडिंग करते हैं। मगर ये तो वही वाली बात होगी कि भाई डॉक्टर लोग नहीं करते हैं क्या? डॉक्टर लोग भी तो करते हैं ना। ये तो हर प्रोफेशन में है, माल प्रैक्टिस तो कोई से भी सब प्रोफेशनों में है। एक बर्मन इफेक्ट होता है कि भाई साइकोलॉजिकली अगर आपको एक जैसे क्वेश्चंस दिए जाएं तो आप लोग, अगर एक ही क्वेश्चन दिए जाए तो आपको लगेगा वो क्वेश्चन आपके बारे में ही है। तो हम ह्यूमंस है ही ऐसे, साइकोलॉजिकली तो हम एक जैसे ही हैं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का एग्जाम्पल दिया। स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करते थे। सर, स्वामी विवेकानंद जी जैसे लोगों पर एस्ट्रोलॉजी अप्लाई ही नहीं होती है। अब वो क्यों नहीं होती, वो आपको टेक्निकलिटी में जाना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि वो लोग माया से मुक्त हो चुके हैं। स्वामी विवेकानंद जी को नहीं चाहिए था बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, स्टेटस, फैमिली, सब कुछ। उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया था। जिस आदमी ने भगवा कलर पहन लिया, भगवा कलर का पहनने का मतलब होता है कि हमने हमारी बॉडी, जो वो भगवा मतलब लाल कलर या ऑरेंज कलर, वो सिंबल होता है फायर का। तो जिस आदमी ने अपने जीते जी अपनी बॉडी को फायर कर दी, अपनी बॉडी को रिमाइंड कर, अपने माइंड को रिमाइंड कर दिया कि भाई मेरी बॉडी जल चुकी है, मेरी बॉडी कुछ भी नहीं है, आई एम ओनली अ सोल। तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करेगी? उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए, उनको तो खाना भी अगर नहीं मिले स्वामी विवेकानंद जी को, तो वो तो हमारी जैसे विचलित नहीं होते हैं। बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जी पे नहीं काम करेगी एस्ट्रोलॉजी। ये तो माया में जो फंसे हुए हैं, जिनको रोटी बंगला, रोटी कपड़ा मकान, बंगला गाड़ी, नाम फेम इज्जत सब चाहिए, उनके लिए व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना है तो सर 12 महीने सिर्फ जानिए, ऋषि पाराशर के बारे में जानिए। जयपुर के अंदर तो जयपुर शहर में ऋषि पाराशर की तो मूर्ति स्थापित करी गवर्नमेंट ने। अब इन्होंने अपने जीवन के अंदर झंडे गाड़े होंगे किसी चीज के लिए, जब भी तो उनकी मूर्ति स्थापित करी है, आपकी और मेरी तो नहीं करी। 12 महीने बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, उनका क्यों पढ़ लीजिए स्क्रीन के ऊपर। के.एम. राव साहब खुद आईएएस हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है। सर्च हिज नेम ऑन गूगल। ऋषि जैमिनी, सर्च हिज नेम ऑन गूगल। हुमायूं, सर हुमायूं मुगल एम्परर, मुगलों का शासक, ये हिंदू एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते थे। इन्होंने हिंदू एस्ट्रोलॉजी पढ़ी और उसको अप्लाई करी। ये तो आप लोग नहीं बताओगे लोगों को। रियल नॉलेज ऑफ आवर सेजेस तो आप लोग बताओगे नहीं। अब हमारे सेजेस बोल के गए थे, या हमारे जो पूर्वज कि जो लड़कियां होती हैं, जैसे आप बोलोगे कि आप बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, लड़कियां होती हैं उनको पीरियड्स के अंदर किचन में नहीं जाना चाहिए। तो अब जो मॉडर्न लोग कि ये बात तो बहुत बुरी है, ये बात है, वो इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनको उस टाइम पे तकलीफ होती है। तो ज्यादातर महिलाओं का पहले समय, अब तो नहीं, पहले समय किचन में या घर के कामकाज में व्यतीत होता था। और उस टाइम इतने मशीनें नहीं थी, तो उनको 2-3 दिन का रेस्ट मिल जाए इसलिए उनको छुट्टी दे दी जाती थी। या बोल देता है कि आप रेस्ट करो, आप किचन में या ऐसे काम मत करो। बोलते थे कि भाई लड़की अगर पीरियड में है, पीरियड से है, और तो अचार टच ना करे। वो उसका रीजन ये था कि अचार की पोटेंसी, जो तासीर होती है, वो गर्म है,
और गर्म है तो वो उसको ना खाएं, जिससे वो ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, क्योंकि हीट अगर बॉडी में पैदा होगी तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। लड़कियों के पीरियड्स के बारे में बोला जाता है कि भाई जब आते हैं तो नहाना, सर जो है बाल नहीं धोने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो पुरखा बोल गए थे कि भाई जो नहीं नहाना चाहिए उस टाइम, या सर के बाल नहीं होने चाहिए, वो तो इसलिए बोल के गए थे कि आप अप्लाई तो करो टेक्निकल नॉलेज प्रैक्टिकली, कि वो सर के बाल नहाने से वो बीपी डाउन हो जाता है, और जो वो गंदगी टॉक्सिन्स जो ब्लड के रूप में निकलने चाहिए वो नहीं निकलते। फिर आपको नक्सीर आती है या ब्लीडिंग, कभी अगर आप नोज करे और आप सर के ऊपर पानी डालें तो वो ब्लीडिंग रुक जाती है। इसी वजह से वो बोला गया था कि सर के ऊपर पानी ना डालें। जब किसी की फादर की डेथ हो जाती है तो वो बाल क्यों कटवाता है, बाल्ड क्यों हो जाता है वो इसलिए क्योंकि वो ऋषि मुनि जानते थे, या हमारे पुरखा जानते थे कि ये 2-3 दिन बाद मार्केट में जाएगा, लोग मान लीजिए कोई मजाक कर ले इनसे, तो अगर वो बाल कटा देते थे तो लोगों को पता होता था कि भाई इनके घर में कोई ट्रेजेडी हुई है, इनसे मजाक अभी इस टाइम करना अच्छा नहीं है, इसलिए करते थे ये सब चीजें। शादियों में या कोई भी शुभ कार्य में हम कोकोनट देते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है, इसलिए कोकोनट का यूज होता है। तो ये चीजें आप रिसर्च करके अगर लोगों को बताते तो बहुत अच्छा वीडियो आता, मगर बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल वीडियो, जनरलाइज वीडियो और पर्सनलाइज वीडियो टू। सो थैंक यू, ये थे मेरे कुछ विचार एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना है, एस्ट्रोलॉजी सच में क्या है, तो मेरा यही आग्रह है कि एस्ट्रोलॉजी पढ़िए। और सिर्फ पाराशर एस्ट्रोलॉजी की देखिए ब्रांचेस होती हैं, एस्ट्रोलॉजी की 4-5 ब्रांचेस हैं, पाराशर, नाड़ी, केपी, लाल किताब और प्रश्न कुंडली। तो ये जब तक सारे मेथड लोगों को नहीं आएंगे, और जो ज्योतिषी को ये सारे मेथड नहीं आएंगे, और जिसने मान लीजिए किसी को सिर्फ एक मेथड आता है पाराशर, और आपने उनको जन्मपति दिखा दी, तो वो तो फिर पूरा पीरियड तो नहीं कर पाएंगे वो, और पूरा पीरियड नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको पैसे ही ठगेंगे वो आपसे, पूजा पाठ बताएंगे, ये बताएंगे। तो एक ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर से जिसको सारे मेथड आते हों, उसी को अपनी जन्मपति दिखानी चाहिए, फलादेश देना चाहिए, जो निर्धारित फीस हो वो देनी चाहिए, उससे ऊपर एक भी रुपया नहीं देना चाहिए। ठीक है, किसी की ज्यादा या किसी की कम, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है सर। कोई आईफोन खरीदता है, कोई सैमसंग खरीदता है, कोई मोटोरोला खरीदता है, कोई माइक्रोमैक्स भी खरीदता है, ये तो उसकी वैल्यू है। जो अपने आपको वैल्यू ठीक लगे तो आप खरीदिए आईफोन, अब मेरे को तो नहीं लगती है, मैं तो सैमसंग रखता हूँ, अपना अपना है। तो कमेंट करिए आप क्या सोचते हैं इस बारे में। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, धन्यवाद, आज्ञा दीजिए।